तो जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। सो गाइज, जैसा कि आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों कंप्लीट, जिसका मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर 100% एक्यूरेट आंसर के साथ यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करूँगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार आज आपके 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको साइड में बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी सेशन की अपडेट हो आप तक पहुँचती रहे और आप हमारे सेशन को वॉच कर सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2024 में बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने अपना सा स्थापना दिवस मनाया है। जहां पर इस प्रकार के आपको चार ऑप्शन मिले थे, तो मैं आपको बता दूं, ये बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल जो है, ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाता है। यानी कि 1 दिसंबर 1965 को ये बीएसएफ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर 2024 में बीएसएफ के द्वारा ये 60वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। तो ऑप्शन सी 60वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि भारतीय सेना ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो भारतीय सेना की जो 15 जनवरी 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और सीआरपीएफ के बारे में अगर पूछ ले, तो सीआरपीएफ के द्वारा ये 27 जुलाई 2025 को ये 87वां यानी कि 27वां स्थापना दिवस ये आपका मनाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, ये किस प्रकार की सतह पर ये खेला जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो फ्रेंच ओपन है, ये आपका क्ले कोर्ट यानी कि लाल मिट्टी पर खेला जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्ले कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर आपके एग्जाम में फ्रेंच ओपन वगैरह सही है, अगर लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन ये कब और कहां पर किया गया था, तो फ्रेंच ओपन 2025 इसका आयोजन 25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस के फ्रांस तक स्टैंड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया था। और इस ग्रैंड स्लैम का टूर्नामेंट जो इसका हुआ था, ये 129वां संस्करण रहा था 2025 में। और जिसमें पुरुष एकल का विजेता पूछा जाता, तो ये आपके स्पेन के कार्लो सी अल्काराज जी रहे हैं। और उप विजेता यहाँ पर इटली के जैनिक सिंगर जी रहे हैं। और यहीं पर महिला एकल में अगर पूछा जाता, तो महिला एकल में जो विजेता हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पर कोको गॉफ रही हैं। और उप विजेता अगर बात किया जाए, तो बेलारूस की करीना सवालेंका ये उप विजेता रही हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर विंबलडन के बारे में पूछा जाता, तो ये जो विंबलडन है, ये घास के कोर्ट यानी कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन जो है, ये वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो ये 30 जून से 13 जुलाई तक आयोजित किया गया था। और ये लंदन इंग्लैंड यहाँ पर ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस कॉर्पोरेट में आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष एकल के जो विजेता हैं, ये इटली के जेनिस सिग्नर रहे थे। और यहीं पर अगर उप विजेता पूछा जाता, तो जो है स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे थे। और महिला एकल की जो विजेता हैं, ये यहाँ पर पोलैंड की रही हैं। और अमांडा एनिस्तीमोवा ये उप विजेता रही हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, तो ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जिसमें आपके पुरुष एकल के जो विजेता हैं, ये इटली के यहाँ पर जैनिक सेनर जो हैं, ये विजेता रहे हैं। और उप विजेता ये जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव जो हैं, ये उप विजेता रहे हैं। और वहीं पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता के बारे में पूछा जाता, तो यूएसए के मेडिसिन की विजेता रही हैं। और उप विजेता जो रही हैं, ये बेलारूस की हरियाणा सवालंका जी रही हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट टाइप से ये पूछा गया था, UNSCCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज होता है, ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, यहाँ पर सवाना आजमी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सवाना आजमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा संस्करण रहा था और कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका 16वां संस्करण रहा था। और ये जो महोत्सव है ये 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसमें अगर सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का जो पुरस्कार है ये इन द लैंड ऑफ ब्रदर्स को दिया गया था। और इस फिल्म के निर्देशक जो रहे हैं ये आपके राहा अमीर फाजली और अमीर रेजा क्रासेमी इसके जो निर्देशक हैं, जो कि ईरान के थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूछा जाता तो ह्यूमंस हुन द हो जाता, जो कि यहाँ पर अरण्य सहाय रहे हैं और हिंदी भाषा की फिल्म रही है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के बारे में पूछा जाता तो लेवल क्रॉस रहा है और इसके निर्देशक अरफाज आयुब भाषा मलयालम थी, जहां पर ये जारी किया गया था। नेक्स्ट अगर सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म के बारे में पूछा जाता कबड़, तो ये मिक्का जो है यहाँ पर बड़ा हक्की, ये जहाँ पर इसके निर्देशक जो हैं ये मनोरा के जी रहे हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से ये क्वेश्चन बना था कि न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। मुख्य भाग आपसे पूछ रहा है कि न्यूरॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो न्यूरॉन की अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की एक मूल इकाई होती है और इसके मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें एक तो आपका सेल बॉडी होता है। ये जो सेल बॉडी होता है यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूरॉन के कार्य को नियंत्रित करता है। और सेकंड आपका जो मुख्य भाग होता है ये डेंड्राइट्स होता है और ये जो डेंड्राइट्स होता है ये इम्पल्सेस यानी कि संकेतों को प्राप्त करता है और सेल बॉडी तक पहुंचाता है। थर्ड आपका होता है एक्सॉन, जो कि यहाँ पर संकेतों को सेल बॉडी से दूर यानी बने न्यूरॉन्स मांसपेशियों तक ले जाता है। और फोर्थ जो होता है एक्सॉन टर्मिनल होता है, जिसको न्यूरॉन एंडिंग कहते हैं। और ये जो इसका टर्मिनल यहाँ से संकेत अगले न्यूरॉन को भेजे जाते हैं। यानी न्यूरॉन का जो मुख्य भाग कौन कौन से हो जाता है, एक तो सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन और यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल। तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया होगा उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया होगा। अगला कह रहा है यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अवक्रिया करवाते हैं तो कौन सा रसायन बनता है या कौन सा यौगिक बनता है, आपसे पूछा गया था, जहाँ से ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आपको कैल्शियम डाइऑक्साइड, जिसको चूने का पानी हम लोग कहते हैं, इसे जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर एक सफ़ेद अवक्षेप यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और ये यहाँ पर जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है ये आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और यहीं पर पूछा गया था कि अभिक्रिया करवाने पर उत्पाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। तो ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया था, तो ये ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर सूत्र सिर्फ आपका दिया गया होगा CaCO3, ये इसका सूत्र होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि तरंग की चाल यानी स्पीड ऑफ ए वेव का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, तरंग की जो चाल होती है ये दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। एक तो आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर, और ये फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड से किसी बिंदु पर गुजरने वाली तरंगों की संख्याओं को दर्शाता है। और सेकंड आपका वेवलेंथ होता है, जिसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। ये 2 क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को बताता है। और तरंग की चाल के मध्य यानी कि ये जो होता है स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ये क्यों दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, देख लेना। थर्ड शिफ्ट में आपकी क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रतिरोध
यानी रेजिस्टेंस को सीरीज क्रम यानी कि श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि आपकी स्थित रहती है या स्थिर रहती है। तो ये जब श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तो ये जो धारा होती है ये स्थिर रहती है, यानी कि धारा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए जब प्रतिरोध को पैरेलल यानी कि समानांतर जोड़ा जाता है तो आपका क्या समान रहता है, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर जो होता है ये समान रहता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था कि त्वचा ये किस प्रकार की उपकला ऊतक यानी कि यहाँ पर किस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जहाँ पर इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको मिले थे। तो ये जो त्वचा होती है ये शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है और ये कई परतों वाली उपकला ऊतकों से बनी होती है, जिससे यहाँ पर स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में सेटिस्फाइड एक्यूमस एपिथेलियम परत कहते हैं। यानी कि ये जो त्वचा होती है किस प्रकार के कला ऊतक से बनी होती है, तो ये सेटिफाइड यानी कि ये जो टिश्यू होता है इससे बना होता है। ऑप्शन डी स्त्रीकृत शकदैन उपकरक से मिलकर बनी होती है। अगला पूछा गया था इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो इसको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ये आपका 17 होता है। और इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं को हम लोग कैसे भरते हैं, जैसे K L M हम लोग भरते हैं के लिए यहाँ पर कितना भरते हैं 2, एल सेल के लिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2s² n² ऐसे भरा जाता है। और m = 18। m से 18 क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है ये आपका 17 ही होता है। तो 8 2 10 हो गया और हमें चाहिए कितना 7, तो इसलिए m में जो आपका 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 8 7 ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया होगा। ऑप्शन बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक यानी कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिया गया था और यहाँ पर H2O दिया गया था। यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन थे, मैं अपनी तरफ से ये ऑप्शंस को मैच किया हूँ लिया हूँ, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। इसमें वाटर दिया गया था, तो ये जो आपका H2 है पानी, ये आपका एक आणविक यौगिक है। और ये आणविक यौगिक है क्यों, क्योंकि जो आपका कोवैलेंट बंध होते हैं इससे ये मिलकर बने होते हैं और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके एक स्थिर अणु बनाते हैं। और इसके अलावा मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता क्या है, तो ये आणविक परमाणु जो होते हैं ये वो होते हैं जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयरिंग यानी कि साझा करके बंधन बनाते हैं। जो बंध बनता है इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। और ये जो वाटर है ये आपका आणविक यौगिक है। तो ऑप्शन बी H2O आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का मुख्य विषय क्या था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है 2025 का ये क्या रहा था, तो अचीविंग जेंडर जो है इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, यानी हिंदी में अगर बात करें तो लैंगिक समानता को प्राप्त करना कदम दर कदम, ये आपका 2025 का थीम रहा था। और ये जो विषय है ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता, प्रतिनिधित्व और समावेशन को मजबूत करने पर ये केंद्रित था। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन बी में आपका ये दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर ये निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है, जहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं जो वोल्ट मीटर का उपयोग है ये किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आपके पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। और ये हमेशा ये आपका पैरेलल यानी कि समानांतर में जोड़ा जाता है ताकि ये दोनों बिंदुओं के बीच यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप को सही माप सके। तो यहाँ पर ये आपका वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर विभवांतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ए और बी दो तार हैं जिनकी लंबाई यहाँ पर
समान है, लेकिन ए का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये बी की तुलना में 2 गुना है। तो ए और बी तारों का जो प्रतिरोध का अनुपात जो होगा, जो रेशियो होगा, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आपको पता होगा, इसके फार्मूला क्या होता है। तो आर इक्वल टू यहाँ पर रो एल बाई ए होता है, जहां पर आर जो होता है रेजिस्टेंस होता है और बाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और प्रतिरोध क्षेत्रफल का यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ए का क्षेत्रफल अगर दुगुना है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो ये आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अनुक्रमानुपाती है। तो आर आपका यहाँ पर ए इक्वल टू आर ए, आर भी आपका यहाँ पर 1/ए यानी आर ए 1/ए बी हो जाएगा, जहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा, जिसे प्रतिरोध का अनुपात निकल करके आएगा 1:2 निकल करके आएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर बन जाता है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड आया है प्रीवियस शिफ्टों में, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में करवाया था कि एक्सपोर्ट्स एस अवार्ड 2025 निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स जो ये 2025 में आपके भारतीय और महिला शतरंज की जो टीम है, ये वर्ष का यहाँ पर राष्ट्रीय टीम पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम हो जाएगा। और ये कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 2025 का स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जो है ये 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताजमहल पैलेस में ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो प्रश्न है ये आपका रिपीटेड हो रहा है, तो आगे की शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी श्रेणियों में जो विजेताएं हुए थे, जहाँ पर विशेष समान गेम चेंजर का जो पुरस्कार है ये आपके जयशाह को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए जो विजेता रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य रहा है। और सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर रिलायंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पीएसयू खेल प्रोत्साहन के लिए रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को दिया गया है। वर्ष की अगर खेल महिला यानी कि गैर ओलंपिक महिलाओं की बात करें तो शतरंज की दिव्या को दिया गया है। और वर्ष की खेल महिला पैरा खेल को अवनी लेखरा को दिया गया है। और क्लब राज्य टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है मुंबई क्रिकेट टीम को दिया गया है, जहां पर 23-24 का रणजी ट्रॉफी का पुरस्कार जीता था। राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर जो कि मैंने आपको पहले बताया था भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को दिया गया था, जो कि 45वें शतरंज ओलंपियाड में इन टीमों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। वर्ष के युवा अचीवर पुरुष में अगर पूछा जाए तो शूटिंग के पार्थ मानिक को यहाँ पर दिया गया था। वर्ष की एक महिला थी युवा अचीवर, जिनको पुरस्कार यहाँ पर कुश्ती में नेहा सांगवान को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट। और यहाँ पर गुरबख्श सिंह को हॉकी में दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट। महिला को यहाँ पर मैरी डी सूजा सिक्वेरा हॉकी में दिया गया है। और वहीं अगर सुपर अचीवमेंट पैरा एथलेटिक्स में पूछा जाए तो यहाँ पर इनको दिया गया है, आप लोग नाम याद कर लेना। और पैरा आर्चरी में यहाँ पर हरविंदर सिंह को दिया गया है। और वर्ष के खेल व्यक्ति में ओलंपिक खेल के लिए यहाँ पर किसे दिया गया है, शूटिंग में यहाँ पर स्वप्न कुशाले सर्वजोत सिंह को दिया गया है। प्रेरणादायक आइकन अवार्ड जो है ये बैडमिंटन में पीवीसी को दिया गया है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच के बारे में अगर पूछ ले तो कोच के रूप में ये आपका शूटिंग के यहाँ पर जसपाल राणा को दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में ये मनु भाकर को दिया गया है। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर ओलंपिक खेल के लिए यहाँ पर मनु भाकर को ही दिया गया है। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर में अगर पूछा जाए, जो कि प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था, ये पुरुष में अगर पूछ लिया जाए तो ये हॉकी के खिलाड़ी जो कि थे, जिनको दिया गया था पीआर श्रीजेश को। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी ग्रह की द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह की गुरुत्वीय त्वरण जो होगी वो क्या सूत्र, इसका सूत्र पूछा गया था, जो कि एम आर दिया गया था। जो कि यहाँ पर उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वीय एक्सीलरेशन का जो सूत्र था वो पूछा गया था। तो ये किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो सूत्र होता है G =
G/r² आपका सूत्र होता है। G=G/r²। जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मूल वक्फ अधिनियम ओरिजिनल वक्फ एक्ट ये कब लागू किया गया था, जहां पर इस प्रकार के चार ऑप्शन दिए गए थे। आप लोग देख लीजिए, तो मूल वक्फ जो अधिनियम है ये आपका 1923 में लागू किया गया था, और ऑप्शन ए 1923 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस अधिनियम का अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य जो है ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उचित खातों के रख रखाव को सुनिश्चित करना था। तो इससे यहाँ पर प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था वक्फ अधिनियम 1995 की इस धारा में संशोधन किया गया था। तो 1995 की ये धारा 9 और 14 में आपका संशोधन किया गया था, ताकि वक्फ बोर्ड की संरचनाओं और कार्यप्रणाली को यहाँ पर संशोधित किया जा सके, जिससे महिला प्रतिनिधियों को यहाँ पर शामिल करना भी शामिल है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले शिफ्ट में आपसे ये पूछा गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम में ये लोकसभा में कब इसको पेश किया गया था। तो लोकसभा में इसको जब पेश करने की अगर डेट पूछी जाए 8 अगस्त 2024 को, और ये किस अधिनियम को निरस्त करना इसका उद्देश्य है, तो ये आपका संशोधन विधेयक 2024 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किया गया था। और इस विधेयक का उद्देश्य ये यहाँ पर जो है वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो कि मुसलमान वक्फ अधिनियम था। इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का प्रस्तावित नाम आपसे पूछा गया था, नया नाम जो था ये क्या था। तो नया नाम आपसे पूछा जाए तो UWMED अधिनियम है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपसे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे, अगर आप जानते होंगे तो ये फैक्ट आपको ध्यान हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला AI सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किया है। जहाँ पर इस प्रकार के आपको चार ऑप्शन मिले थे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहला बड़े पैमाने पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है ये जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये चाइना देश के द्वारा यहाँ पर हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस उपग्रह का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो इस उपग्रह का जो नाम था ये हांगकांग यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन था, जिसे सितंबर 2024 के अंत में ADA स्पेस नामक कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला पूछा गया था कि कन्वेक्स मिरर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कन्वेक्स मिरर में निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक राशि पॉजिटिव होती है। जहां पर ये चार आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तल दर्पण में आपका जो फोकस और सेंटर ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सिद्ध करता है एथेनोइक एसिड जो अम्ल है ये एक अम्ल है। और जहां पर हूबहू इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको मिले थे, तो मैं आपको बता दूं जब भी कोई पदार्थ बेस यानी कि क्षार जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करके नमक पानी आपका बनाता है तो उस अम्ल को यहाँ पर एसिड माना जाता है। जहाँ पर एक ऑप्शन में दिया गया था CH3COOH जो कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। जब अन्य OH से ये अभिक्रिया करता है तो ये आपका क्या बनाता है, एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है, जो कि आपका यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि ये दर्शाता है एथेनोइक अम्ल जो है एक अम्ल है, जो कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये आपके जो जर्मनी का जो यहाँ पर जून 2025 में ISSF विश्व कप आयोजित किया गया था, इसमें भारत के द्वारा 4 पदक जीते गए थे, जिसमें से आपका 2 गोल्ड और 2 आपके ब्राउन मेडल जीते गए थे, जिसमें से सुरुचि सिंह के द्वारा यहाँ पर 1 गोल्ड मेडल जीता गया था। तो ऑप्शन बी एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें भारत के तरफ से और अगर अन्य 3 पदक किसके द्वारा जीते गए थे और सुरुचि सिंह ये किस स्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक जीती थी, तो ये महिलाओं की यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती थी। और इसके अलावा
बोरसे और अर्जुना बागोतर ये 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में सदा यसादत शिफ्ट में ये पदक जीते हैं। और शिफ्ट कोरा सामरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीती हैं। ये थोड़ा सही कर लेना, कांस्य पदक यहाँ कर लेना। और ये महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक ये जीती हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भारत के द्वारा यहाँ पर टोटल 4 पदक जीते गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल और 2 आपके ब्राउन मेडल शामिल हैं। और ये पदक तालिका में ये तीसरे पायदान पर रहा था यहाँ पर। और पहले पायदान पर कौन सा देश रहा था, तो ये आपका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और सेकंड पर नॉर्वे, और भारत तीसरे पायदान पर रहा था। ये आप लोग यहाँ पर फैक्ट याद कर लेना है। अगला आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डैमेज ऑफ ओजोन परत। ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है ये किसके कारण होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी किसी FCS दिया गया है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि नर और मादा किस प्रकार इसमें प्रजनन होता है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी प्रीवियस शिफ्ट में क्वेश्चन हुए हैं साइंस के, आप उनको जरूर करिए। कि इतना तो गारंटी दे सकता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके साइंस में रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान कर लेना है। तो प्रीवियस शिफ्ट जो भी होती जा रही हैं आप उनको जरूर वॉच करिए। तो ये नर और मादा में लैंगिक यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से आपसे पूछा गया था मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता तब क्या होता है, जहां पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन मिले थे। तो मैं आपको बता दूं यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो अंडाशय द्वारा जो छोड़ा गया ओवम यानी कि जो अंडा होता है वो नष्ट हो जाता है। और गर्भाशय की भीतरी परत जो कि एंड्रोमेट्रियम जो कि भ्रूण के विकास के लिए बना होता है, ये जब टूट जाती है तो ये जो परत होती है ये रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती हैं। और इस प्रक्रिया को यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा गया था कि मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता, तो आपका क्या होता है, ये मासिक धर्म होता है। तो ऑप्शन सी मासिक धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन में आपका क्या होता है, जहां पर इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं अलैंगिक प्रजनन में केवल एक आपका यानी वन पेरेंट्स, एक अभिभावक होते हैं, और नर मादा युवकों का संलयन नहीं होता है। नर जीव का निर्माण यानी कि यहाँ पर विखंडन जो कि होता है कली बनना, बडिंग, द्विविखंडिंग, बाइनरी फ्यूजन आदि तरीकों से होता है। तो इसका सही उत्तर विखंडन या खंडन द्वारा नया जीव बनता है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन आपका क्या होता है, विखंडन या खंडन द्वारा जब नया जीव बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है। तो अगर ये पूछा जाए तो आप लोग इसका क्या करोगे, करेक्ट आंसर बताइए। किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर ये क्या होता है, जहाँ पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जब भी किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगाया जाता है तो वो जो वस्तु होती है वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण उत्पन्न करती है, यानी उसकी गति अवस्था में यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। और ये जो त्वरण है ये बल की दिशा में होता है, जो कि बल के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द्रव्यमान के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो आपका सेकंड लॉ क्या कहता है, F=ma कहता है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है ये उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी आपका वस्तु में त्वरण का उत्पन्न होना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया था एक किसान नदी किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए, जहां पर हूबहू ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर आपको बता दूं नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पंप द्वारा ऊंचाई पर उठा करके नहरों के माध्यम से यहाँ पर वितरित किया जाता है, जो कि नदी के किनारे के लिए सबसे उपयुक्त है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन सी में आपका नहर यानी कि यहाँ पर कैनल लिफ्ट दिया गया था, नहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है
कि ये जो मिसाइल परीक्षण है कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जो कि आपकी प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था। और इसमें पूछा गया था ये किस महीने में इसका परीक्षण किया गया था, तो ये आपको बता दूं, वल्सराम मिसाइल परीक्षण ये कहाँ किया गया था, ये मुख्य रूप से उड़ीसा के यहाँ पर में स्थित एक परीक्षण रेंज आईटीआर में किया गया था। और इसमें जो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था, और ये 26 मार्च 2025 को किया गया था। तो ये चांदीपुर उड़ीसा आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, ये चांदी का लेना, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो वर्तमान में साहित्य अकादमी द्वारा दी जाने वाली बाल साहित्य पुरस्कार ये 50,000 रुपये की नगद राशि में दिया जाता है। और साथ में आपको एक कांस्य पट्टिका प्रदान किया जाता है, और प्रशस्ति पत्र और शॉल भी दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों में दिया जाता है। तो 50,000 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि 50,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चक्रवात को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल ये किस राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर चक्रवात को रोकने के लिए आपको मैं बता दूं 2030 तक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चक्रवात और तटीय क्षरण यानी कि कोस्टल इरोजन से बचाव के लिए 2030 तक यहाँ पर अपनी 1053 किलोमीटर लंबी तटिका के साथ ये आपकी ग्रीन वॉल बनाने की योजना बनाई है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि अमित शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किए हैं, या किसे बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर जब तक अभियान का पता नहीं चलेगा कि कौन सा अभियान के बारे में पूछा गया था, हालांकि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो जो भी एग्ज़ाम देकर आया है स्टूडेंट वो बताएं कि किस एग्ज़ाम यानी कि किस यहाँ पर अभियान के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका मैथ से 310 और 320 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी गई थी, तो जिसमें आपकी प्राइम नंबर की जो संख्या होती है 310 320 के बीच में होती हैं। और वो तीन कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, 311 313 और 317 होगा। तो यहाँ पर तीन ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हमें ज़रूर शेयर करिए करिए। और ये आपको लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से रियल एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस सेशन।